अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़िश। आई एम ट्यूटर नाज़िश अली। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ का एक एक जो है आंसर हम करने लगे हैं कि वो वन आंसर है और उससे आप मल्टीपल क्वेश्चन जो है ना वो आप उसे निकाल सकते हैं। मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें से इसके मटेरियल को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको जो है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ एज अ हिस्टोरिकल नावल क्वेश्चन आता है तो तब भी आप यही वाला क्वेश्चन लिखेंगे। और इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है ट्रेजिडी के बारे में पूछा जाता है तो तब भी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पूछा जाता है तो उसके उसमें भी ये मटेरियल यूज़ हो सकता है। या फिर आपसे पूछा जाता है कि ना ट्रेजिक एलिमेंट्स बताएं या टेल ऑफ टू सिटीज़ के, तो उसमें भी आपका यही वाला क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है डिकन ने जो था अपने करेक्टर्स को किस तरह से प्राइवेट उनकी प्राइवेट लाइफ को और पब्लिक लाइफ को इलुसिडेट किया था, तो उसमें भी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर उससे आपसे ये पूछा जाता है कि ना एक क्रिटिकल नोट लिखें हिस्टोरिकल फिक्शन पे, तो तब भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ना कोई इम्पर्सनल जो है ना नावल लिखें, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ को ना यानी डिकन ने किस तरह इम्पर्सनली लिखा है, मतलब उसने अपनी लाइफ को या ख़ुद को जो है इससे बिल्कुल आउट करके जो है ना इस नावल को बिल्कुल जो है ना ऑब्जेक्टिविटी की बेस पे लिखा है। यानी उसने अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भुला के जो है ना वहाँ के हालात को, वहाँ के जुल्म सितम को, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों को सामना करना पड़ा था उसके बारे में क्या क्या लिखा है, तो उसमें भी आप इस क्वेश्चन को यूज़ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का लेक्चर जो है वो मैं करंट नोट से देने लगी हूँ। और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ इज़ अ हिस्टोरिकल नावल डीलिंग विद द पीरियड बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कि ए टेल ऑफ टू सिटीज़ जो नावल है ना, ये एक हिस्टोरिकल नावल है जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले के और उसके दौरान के हालात के बारे में है। डिकन्स हैड फॉरेड कहते हैं अटैक्ड को, हमला करना, अटेम्प्टेड कोशिश की है, इनटू हिस्टोरिकल फिक्शन ओनली वंस बिफोर विद द, ये लाइन स्किप कर देंगे, ये नहीं करनी है आपने। ये जो विद बार्नबे रज लिखा हुआ है इसको नहीं करना। एंड द प्रोजेक्ट प्रूव डिफ़िकल्ट। अब जो है ना उसने बड़ी कोशिश की कि ना वो वहाँ के सारे हालात को जो था ना एक नावल की सूरत में समराइज़ करके जो है ना वो बयान कर दे। इवन इन हिज नावल टू इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो डैट डिकन्स नावल डज नॉट बाय एनी मीन्स डिपिक्ट द फोटोग्राफिक पिक्चर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ऑल इट्स कम्प्लेक्सिटीज़। ये मतलब यहाँ वहाँ के जो लोग हैं, ये वहाँ के जो हालात थे उसकी सिर्फ फोटोग्राफिक प्रेजेंटेशन नहीं देता, बल्कि उनके अंदर के जो कन्फ्लिक्ट थे, उनके अंदर के जो दुख थे, हर चीज़ को जो है ना उसने बाहर ला के हमारे सामने पेश करने की कोशिश की है इस नावल में। अस्सलाम वालेकुम। A number of sources are attributed which inspired Dickens to write the story of the French Revolution। अब काफ़ी सोर्सेज ऐसे थे, काफ़ी वजूहात थी जिनकी बिना पे जो था ना चार्ल्स डिकन जो था वो मजबूर हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में एक स्टोरी लिखने पे। इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन जो है इसको स्किप कर दें, हाउ एवर से लेकर अ टेल ऑफ टू सिटीज़ तक आपने नहीं करना। डिकन्स वाज फर्स्ट इंस्पायर्ड टू राइट अ टेल ऑफ टू सिटीज़। In the play, Dickens played the part of a man who sacrifices his own life so that his rival may have the woman. Rival कहते हैं opposer को, मुखालिफ को. Have the woman they both love. The love triangle in the play becomes the basis for the complex relations between Charles Darnay, Lucy Manet and Sidney Cotton in A Tale of Two Cities. अब ये जो है ना इसलिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्ले जो है वो इस नॉवल जो है इस वजह से लगता है क्योंकि इसमें जो है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में एक ट्राई लव स्टोरी दी गई है कि एक सिडनी कार्टन है, एक जो है ना चार्ल्स डार्ने हैं, वो दोनों मर्द जो हैं एक लड़की से मोहब्बत करते हैं जो कि लूसी मैनेट है। अब एक लड़की है, दो लड़के हैं, लेकिन जो लड़की है जो लूसी है वो मोहब्बत करती है डार्ने से। तो वो जो है जो सिडनी जो है वो पहले तो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देता है, वो उसकी शादी जो है डार्ने के साथ हो जाती है। उसके बाद क्या है कि डार्ने को जो है वो ना फांसी की सज़ा होती है, तो लेकिन जो सिडनी होता है ना वो लूसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो जानता है कि ये लूसी जो है अपने शोहर की जो है वफा ना डेथ का जो दुख है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, तो उन दोनों में काफ़ी रिसेम्बलेंस होती है, देखने में एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो फिर वो जो है ना अपनी जान की भी कुर्बानी जो है ना अपनी मोहब्बत की खातिर दे देता है, मतलब उसको जो है आज़ाद करवा देता है और ख़ुद उसकी जगह पे जो है ना फांसी पे चढ़ जाता है। तो इसमें हमें जो है जो एक सेक्रीफाइस बताया गया है कि किस तरह एक इंसान जो है अपनी मोहब्बत को भी उसने कुर्बान कर दिया था, अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया था। इसके बाद मोर ओवर डिकन अप्रिशिएटेड द प्ले फॉर इट्स ट्रीटमेंट ऑफ रिडेम्पशन, रिबर्थ, लव एंड वायलेंस। ही डिसाइडेड टू ट्रांसपोज दीज थीम्स ऑन टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एन इवेंट दैट इम्बॉडीड द सेम इशूज़ ऑन हिस्टोरिकल नावल। अब जो है इस नावल के ज़रिए जो है ना डिकन ने काफ़ी हमें थीम्स जो हैं वो समझाने की कोशिश की है। रिडेम्पशन का थीम यानी किस तरह से डॉक्टर मैनट जो थे वो 18 साल कैद में रहने के बाद पागल हो गए थे, तो उनको जो था एक प्रॉपर टाइम चाहिए था, जो था ना एक चीज़ चाहिए थी कि जिसके ज़रिए वो
तो वो उनकी बेटी ने और उनके जो दोस्त थे ना मिस्टर लूरी, उनको का द्वारा इतना ख्याल रखा कि उनकी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। इसके अलावा वायलेंस का जो है, लव का जो थीम है वो तो हमने पहले बात कर ली है, हमें वो ट्रायंगल लव स्टोरी से समझ आता है। और जो वायलेंस है, वायलेंस का थीम हमें समझ आता है कि जब वो जो मैडम डिफॉरेज है वो किस तरह से लोगों पे जुल्म और सितम ढाती है, किस तरह जो है डॉक्टर मैनट को 18 साल के लिए जो कैद में डाल दिया जाता है बगैर किसी जुर्म के कि उसको इतनी सज़ा काटनी पड़ती है। इसके बाद ये पैराग्राफ हम यहीं तक करेंगे, हिस्टोरिकल लेवल तक। नेक्स्ट इसको स्किप कर दें। However, in spite of this historical accuracy, the novel has certain limitations too, owing to which it cannot be called a historical novel in the real sense of the word. अब वो कहते हैं कि हिस्टोरिकल, इसमें जो है ना हमें इतने हिस्टोरिकल इवेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना इसको एक कंप्लीट जो हिस्टोरिकल नावल होता है ना वो नहीं कहा जा सकता। In A Tale of Two Cities, Dickens depicts the beginning of the discontents in France. Discontents कहते हैं अनहैप्पीनेस को, यानी सॉरोस को, परेशानियों को, दुखों को। इन फ्रांस द राइजिंग डिससेटिस्फिकेशन ऑफ द पीपल विद द नंबर ऑफ प्रिविलेज्ड क्लासेस। अब क्या है कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में जो डिकन है वो फ्रांस के लोगों के जो है ना दुख थे, उनके जो गम थे, उनकी जो परेशानियाँ थी, उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है कि जो कि उन पे जो वहाँ पे पावरफुल क्लासेस थी, वहाँ पे जो अथॉरिटी वाली क्लासेस थी, उनकी वजह से वहाँ के जो लो क्लास लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो गरीब तबका था, जो लोअर क्लास थी ना, उनको किस तरह से जो था उनकी वो उन पे डोमिनेट थे और उनको किस तरह उन्होंने दबा के रखा हुआ था। द टर्मोइल कहते हैं वायलेंस को। द वायलेंस कॉज्ड बाय पब्लिक फरी कहते हैं पावर को। एंड द एक्सेसिस एंड बारबैरिटीज़ कहते हैं इनह्यूमैनिटी को, कमिटेड बाय द रेवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब इस नावल में जो है ना चार्ल्स डिकन हमें बताता है कि किस तरह पावर का जो था नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता था और किस तरह लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो थे रेवोल्यूशनरीज जो थे वो किस तरह गैर इंसानी सलूक उनके साथ किया करते थे। बट डिकन डज नॉट गिव एनी अकाउंट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इट्स प्रोग्रेस एंड इट्स कल्मिनेशन कहते हैं कंक्लूजन को। लेकिन जो है ना डिकन की जो बड़ी मिस्टेक रही है ना इस नावल को लिखने में वो ये रही है कि उसने इसका जो था एंड था ना, जो उसका कंक्लूजन था वो नहीं बताया कि इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या निकला था। ही गिव्स अ ब्रीफ एंड स्कैटर्ड अकाउंट ऑफ सम ऑफ द प्रिंसिपल एपिसोड्स एंड डज नॉट गिव एनी सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब यही वजह थी कि इसको हम हिस्टोरिकल नावल कंप्लीट नहीं कह सकते, क्योंकि उसने at the same time, Dickens also does not take any notice of the leading historical personalities of the French Revolution, such as Mirabeau, Lafayette, Robespierre, नेपोलियन। इसके अलावा जो वहाँ पे यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो मेजर वो पर्सनैलिटीज़ थी ना, जो मेजर रोल प्ले कर रहे थे, उनका भी उसने अपने नावल में कोई जिक्र नहीं किया। ही डज़ नॉट शो द स्ट्रगल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मनी इन द टाइम ऑफ डिप्रेशन एंड द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ पार्लियामेंट, द पैथेटिक स्टोरी ऑफ मैरी एंटोनेट एंड द फिलोसफिकल थिंकिंग बिहाइंड द मूवमेंट। अब उसने जो है इसके अलावा जो है वो यानी गवर्नमेंट की सारे हालात में क्या स्ट्रगल थी और वो किस तरह से मनी को टाइम को इस डिप्रेशन के टाइम में यूज़ कर रहे थे और पार्लियामेंट को क्या क्या मुश्किलात का सामना था और वहाँ पे जो थे ना मजहबी जो मुकामात थे उनको क्या उनकी दर्दनाक स्टोरी क्या थी। इसके अलावा जो मूवमेंट की जो फ़िलासफ़िकल थिंकिंग थी ना, उसने किसी भी चीज़ को जो है ना कम्प्लीटली अपने नावल में बयान नहीं किया, कि सारी चीज़ें जो है ना उसके नावल में एब्सेंट हैं, जिसकी वजह से उसको एक कम्प्लीट हिस्टोरिकल नावल हम नहीं कह सकते। मतलब आपको पेपर में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है ना, कि ये क्या एक कंप्लीट सेंस में हिस्टोरिकल नावल है या नहीं है। तो फिर आप उसको में उस क्वेश्चन किस तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इन रीजंस के बिना पे। Dickens' main concern so far as the French Revolution concerned was to show that extreme injustice leads to violence and the violence leads to inhuman cruelty. अब जो है ना डिकन का ये मानना था कि उसका जो था उसे ऐसा लगता था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ना वो मेनली उस एक्सट्रीम इनजस्टिस की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा जो है नाइंसाफ़ी की वजह से, और जहाँ पे नाइंसाफ़ी होती है ना वहाँ पे जो है वायलेंस जन्म ले लेती है, और जहाँ पे वायलेंस जन्म ले लेती है ना वहाँ पे जो है इंसानों के साथ गैर इंसानी रवैया जो है जो जालिमाना सलूक होता है ना वो किया जाता है।
तो ये जो पैराग्राफ है आप ये लाइन यहीं तक करेंगे, इसकी नेक्स्ट लाइन कट कर दें। इसके बाद देखिए, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज नावल डिकन sympathizes often with poor and downtrodden people, but at the end these very people become the villains after the revolution। कि जो नावल का जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें डिकन ने जो है कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ हमदर्दी की थी कि ये बहुत गरीब हैं, बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो उन लोगों के पास जब पावर आ जाती है, जब मनी आ जाती है, जब वेल्थ आ जाती है, तो यही लोग जो है ना विलन बन जाते हैं और जो है ना दूसरों को नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। However, in spite of above stated limitations, Dickens succeed in preserving कहते हैं saving द हिस्टोरिकल मोड ऑफ नरेशन। अब यानी हमने इतनी लिमिटेशंस पढ़ी हैं कि ना चार्ल्स डिकन का जो नावल है टेल ऑफ टू सिटीज़ है, इसमें जो है ना काफ़ी कमियां रह गई हैं, काफ़ी शॉर्ट कमिंग्स रह गई हैं, कि जिसकी वजह से जो है उसको एक कंप्लीट हिस्टोरिकल नावल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके अलावा भी जो है ना उसने कुछ ऐसे मोड ऑफ नरेशन इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो कि अगर आपसे ये क्वेश्चन जो है ना इसमें स्टाइल के बारे में भी आ जाता है ना, कि इसका जो है चार्ल्स डिकन का जो है कि नरेटिव टेक्निक्स को बयान करें या उसके स्टाइल को बयान करें, तो उसमें भी आप ये पैराग्राफ ही ऐड कर सकते हैं। Historical mode of narration. Dickens' first reference of the French Revolution come in the chapter called "The Wine Shop," in which he uses the symbol of mill to convey the grinding poverty through which the people of Saint Antoine are passing। अब डिकन जो है ना जब फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे पहला जो हवाला देते हैं ना, उसमें वो बताता है कि ना वाइन शॉप जो है ना किस तरह से मिल जो है ना वो गरीबों को या गुर्बत के मारे लोगों को जो है ना, जो सेंट एंटोइन के लोग हैं, वो किस तरह से जो है ना मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, किन हालात से गुजर रहे हैं, कि उनको इस तरह से लोग जो है ना कुचल रहे हैं, इस तरह से पीस रहे हैं जैसे कि मिल में चक्की में आटे को पीसा जाता है। देन देयर आर द 3 चैप्टर्स इन विच द कैलोसनेस कहते हैं वल्गैरिटी एंड एरोगेंस ऑफ पर्टिकुलर क्लास इज़ डिपिक्टेड। इसके अलावा जो है उसने जो है कुछ ऐसी क्लासेस जो एलीट क्लासेस हैं उनकी वल्गैरिटी को, उनके मगरूर को, उनकी जहालत को जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन आप स्किप कर दें आगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन एपिसोड द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ ब्रीफली डिस्क्राइब्ड बाय डिकन इन द चैप्टर इंटाइटल्ड इकोइंग फुटस्टेप्स। दैट एपिसोड इज़ स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल, कि यानी इकोइंग फुटस्टेप का मतलब है कि ना उनके पाँव के जो है ना निशान छपे हुए होना। तो उसमें जो है ना वो बेस्टाइल का जो वो स्टॉर्म है, बेस्टाइल की जो जेल थी ना जहाँ पे उसने डॉक्टर मैनेट ने 18 साल गुजारे थे बगैर किसी गलती के। मैडम डिफॉरेट्स कटिंग ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नर ऑफ बेस्टाइल विद हर ओन हैंड्स शो द एक्सेसेस विच वर कमिटेड बाय द रेवोल्यूशनरीज। इसके अलावा उसने मैडम डिफॉरेट्स के बारे में बताया है कि उसने किस तरह से बेस्टाइल का एक गवर्नर था, उसका जो सर था ना अपने हाथों से काट दिया था। तो इसके ज़रिए उसने हमें ये बताने की कोशिश की है कि रेवोल्यूशनरीज जो थे, जिनके पास पावर थी, वो किस तरह से लोगों के साथ ज़्यादतियाँ किया करते थे। बट द रियल एक्सेसेस एंड ब्रूटैलिटीज़ ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर कॉन्वेड इन द फाइनल पार्ट ऑफ द नावल वेयर वी हैव अ डिप्रेसिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिजनर्स इन लॉ फोर्स। इसके अलावा एक और हमें ज़्यादती की जो आला मिसाल मिलती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, वो हमें वहाँ पे मिलती है कि किस तरह से जो लॉ फोर्स में जो कैदी थे ना उनके साथ वो किस तरह के हालात से गुजरे थे। द शार्पनिंग ऑफ वेपन्स बाय रेवोल्यूशनरीज ऑन द ग्राइंड स्टोन, द वर्किंग ऑफ लॉग लॉटनी, द नेशनल रेजर विच शेप क्लोज। मतलब वहाँ पे जो यानी वो कैद में लोग थे ना, उनको इस चीज़ से जो है वो सिम्बोलाइज़ किया गया है कि वो जहाँ हथियारों को ना तेज़ कर रहे हैं, वो हथियारों को तेज़ करने से मुराद ये है कि उनको जो है वो किस तरह से कुचला जाता है, किस तरह से जो है छुरी चाकू के साथ जो है जैसे सब्ज़ी को काट देते हैं ना, फ्रूट को काट देते हैं, इस तरह से उन पे जो है हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं इंसानों के लिए। ये पैराग्राफ आपने यहीं तक करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। विद हिस्टोरिकल डिटेल डिकन वाज वेरी ब्यूटीफुली इंटरवोवन द स्टोरी ऑफ द नावल। अब जो है इतनी ज़्यादा उसने जो खूबसूरती से जो नावल की जो हिस्टोरिकल डिटेल्स हमें बताई हैं। दस डिकन्स मेन अचीवमेंट लाइज नॉट ओनली इन गिविंग अस अ ग्राफिक एंड स्टीरिंग अकाउंट्स इन मैनर्स ऑफ Carlyle, but along with the stirring scene, Dickens has skillfully interwoven the personal lives of individuals like Dr. Manette, Lucy Manette Darnay, एंड कार्टन बिसाइड्स लेस इंपॉर्टेंट फिगर एज मिस्टर डोरी, मिस प्रॉज एंड जॉन बर्सेट। अब यानी जो है अब ये जो इस पैराग्राफ आया है ना, इसके अगर आपको ये क्वेश्चन जो है एज अ प्राइवेट लाइफ एंड पब्लिक लाइफ वाला आ जाता है ना, तो उसमें आप उस क्वेश्चन को इस पैराग्राफ से स्टार्ट लेंगे, बाकी अब इसी क्वेश्चन की मॉडिफिकेशन उसमें कर देंगे कि यानी जो उसने डिकन ने जो है किस तरह से करैक्टर्स को इंडिविजुअली जो है वो बयान करने की कोशिश की है, किस तरह से उनकी प्राइवेट लाइफ को बयान करने की कोशिश की है, किस तरह से उनकी पब्लिक लाइफ को बयान किया है उसने। तो इन
In writing his novels, Dickens was very particular about integrating the personal lives of his characters with the wider pattern of the society. It is the personal scheme of the novel to show the individual fate being mirrored by the fate of social order. अब इसमें जो है ना, डिकन ने जो है अपने करेक्टर्स की सिर्फ पर्सनल लाइफ्स को ही डिस्कस नहीं किया, बल्कि उनका जो है सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, उनको सोशल जो प्रेशर किस तरह से बर्दाश्त करना पड़ता है, सोसाइटी जो है वो उनको किस तरह से प्रेशराइज करती है, किस तरह से उनके फेट को, उनके नसीब को जो है वो अपने जो है ना अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करने की कोशिश करती है। यानी जो लोग हैं, जो हाई क्लास लोग होते हैं, ये जो पावर वाले अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, वो लोअर क्लास लोगों को जो उनके अंडर होते हैं, उनको किस तरह से दबाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से उनकी ज़िंदगी को ना अपने हैंड में लेके जो है ना उनको कठपुतली की तरह नचाते हैं। इसके बाद देखिए, ये नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट से नहीं करेंगे, इसकी स्टार्ट की कुछ लाइंस हैं 8-10, ये हमने नहीं करनी। ये मिड में जाके एक लाइन आती है, डिकन सर्टेनली डज नॉट अप्रूव ऑफ द वायलेंस ऑफ द रेवोल्यूशन, मैडम डिफॉरेज इज द अल्टीमेट पर्सोनिफिकेशन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन अ टेल ऑफ टू सिटीज। हर अनकंट्रोल्ड डिजायर्स फॉर रिवेंज हैज चेंज्ड हर इनटू अ मॉन्स्टर ऑफ प्योर इविल। अब डिकन ने जो मैडम डिफॉरेज का जो करैक्टर बताया है ना, वो एक जिसे कहते हैं ना, जिसे बदला लेने की आग होती है, एक प्योर इवल है, कि एक जो देवी है, जो बुराई की जिसे देवी कहा जाता है ना, कि वो अपने बदले की आग में जो है ना हर हद जो है ना वो पार कर जाती है, हर इंसान को जो है वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी एम्बिशंस के मुताबिक इस्तेमाल करती है। द फाइनल स्ट्रगल हर एंड मिस प्रोज इज कॉन्टेस्ट बिटवीन द फोर्सेज ऑफ हेटेड एंड फोर्सेज ऑफ लव। अब मिस प्रोज जो थी वो लूसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, और ये जो थी ना मैडम डिफारेज, वो उनकी पक्की दुश्मन थी। वो वहाँ पे वो चाहती थी कि वो दोनों जो है ना बाप बेटी मिस्टर जो है मैनेट भी और उनकी जो बेटी लूसी है, वो उनको मौत के घाट उतार दे। लेकिन क्या होता है कि उनके दरमियान जो झगड़ा होता है ना, जब उनके घर जाती है, तो वो एक जंग होती है प्यार और मोहब्बत की, यानी ये नफरत की आग लिए फेरी होती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है मिस प्रोज के। और आखिर में क्या होता है, इट इज़ लव डैट विंस व्हेन मैडम डिफॉरेज इज सेल्फ डिस्ट्रॉयड थ्रू द एक्सीडेंटल गोइंग ऑफ हर ओन पिस्टल। तो फिर क्या होता है कि मोहब्बत जो होती है वो जीत जाती है, और मैडम डिफॉरेज को जो ना अपनी ही पिस्टल से जो है ना वो गोली लग जाती है और उसकी डेथ वहीं पे हो जाती है। दिस इंसिडेंट शोज डैट डिकन्स फील नो सिंपैथी फॉर द रेवोल्यूशनरीज ऑफ मैडम डिफॉरेज टाइप। तो ये वाकया शो करता है कि डिकन जो है ना ऐसे रेवोल्यूशनरीज जो कि मैडम डिफॉरेज की तरह के होते हैं, उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं रखता, उनकी बिल्कुल भी वो फेवर नहीं करता। Thus the fact is that Dickens regarded the revolution as monster. That is what we remember about the revolutionary scene of A Tale of Two Cities. कि ये जो डिकन था ना, ये बहुत ज़्यादा ना अमन पसंद इंसान था। वो कहता था कि ये रेवोल्यूशंस जो होती हैं ना, ये जो इंकलाब के लिए यानी जो जंगें लड़ी जाती हैं या एक दूसरे का कत्ल गारत किया जाता है ना, इनसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, कोई फ्रूटफुल जो इससे चीज़ जो है ना वो हमें नहीं मिलती। तो इसके बाद है दी सीन्स है द क्वालिटी ऑफ अ नाइटमेयर। नाइटमेयर कहते हैं डरावने ख्वाब को, एंड इट इज़ डिकन्स ओन नाइटमेयर। और ये जो उसने नावल लिखा है ना, जिसने अपना डरावना ख्वाब बयान किया है। द मॉरल विच Dickens wishes to teach us through his treatment of the French Revolution is that violence leads to violence and बैगेट्स कहते हैं प्रोड्यूस हार्टेड। वो यानी उसका मानना ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो हम ये सबक सीखते हैं, हमें ये नतीजा देखने को मिलता है कि वायलेंस जो होती है ना, वो मज़ीद वायलेंस को क्रिएट करती है, और नफ़रत जो है ना मज़ीद नफ़रत को क्रिएट करती है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को मोहब्बत से हल करना चाहते हैं, तो अगर हम मोहब्बत से स्टार्ट लेंगे तो वो मज़ीद हमें बदले में मोहब्बत ही मिलती है। लेकिन अगर हम किसी के लिए जो है नफ़रत को स्टार्ट ले लेते हैं, नफ़रत से जो पेश आते हैं या बुरा बिहेवियर रखते हैं, तो बदले में हमें वही मिलता है जो हम किसी को देते हैं। He wants that government should not let the people to become so frustrated and angry that they are compelled to revolt and become ruthlessly violent. वो चाहता है कि गवर्नमेंट जो है ना, यानी ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है ना कोई एक्शन ले जो कि आज़ादाना ख़िलाफ़ वर्जियाँ करते हैं, कत्ल गारत करते हैं, लोगों पे जुल्म ढाते हैं। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन तो लेना चाहिए। इफ़ ऑल फ्रेंच नोबलमैन हैड बीन एज विलिंग टू गिव अप देयर क्लास प्रिविलेजेस एज डार्ने, एंड इफ़ ऑल फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स हैड बीन एज कीन to expose social abuses as Dr. Manet, there might have been no French Revolution of the same terrific dimension. मतलब ये जो मिस्टर डार्ने थे ना, वो एक हाई क्लास से बिलोंग करते थे, लेकिन उनको जो था फिर भी जो था उनको सज़ा दी गई। उसके वालिद की जो गलती थी ना, उसकी वजह से उसको जो था ना सज़ा दी गई। और जो डॉक्टर मैनेट था, वो एक फ़िलासफ़र था, एक डॉक्टर था, इतना अच्छा एक जहानत वाला बंदा था, लेकिन उसको जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक अजीब सी जो थी ना वो टेरिफिक डायमेंशन में डाल दिया, उसको पागल कर दिया 18 साल कैद रख के। आगे डिकन्स बिलीव दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज बर्न आउट ऑफ अनस्पीकेबल सफरिंग, इंटॉलरेबल ऑपरेशन एंड हॉटलेस इंडिफरेंस।
अब डिकन कहता है कि ना फ्रेंच रेवोल्यूशन जो होती है ना वो तब पैदा होती है जब लोग अपने हक के लिए लड़ना छोड़ देते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, उनके साथ जो भी होता है वो चुप करके उसको बर्दाश्त करते रहते हैं, अपनी सफरिंग्स के खिलाफ अपनी ज़्यादतियों के खिलाफ जो है ना आवाज़ नहीं उठाते। तो इस वजह से जो है ना ऐसे लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी तहरीकों का जो है ना सामना करना पड़ता है। अगर लोगों को अपने हक के लिए लड़ना आ जाए, अपने राइट्स के लिए बोलना आ जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर सब लोग यूनाइटेड होके एक अपने हक के लिए लड़ें तो कोई भी कौम जो है या कोई भी जो रेवोल्यूशन है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आई होप सो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गई होगी। लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।